बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुकून हो। इसके अलावा यहाँ गुर्बत और अफलास का ख़ात्मा हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें? मसर बरलास साहब और नाजरीन, बुशरा बीबी की ये एक ऑडियो मंजर आम पर आई है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये बुशरा बीबी की ऑडियो है और जिसमें वो अपने अरसलान को हिदायत दे रही हैं और वो कह रही हैं कि ऐसा बयानिया बनाओ, पता चले जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए गद्दारी का बयानिया बनाओ। रूस के हवाले से भी उन्होंने कुछ हिदायत दी हैं, जिसके बाद पूरे मीडिया पर एक तहलका मचा हुआ है और कहा जा रहा है, हुकूमत के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि गद्दारी के बयानिए के मास्टरमाइंड जो हैं बुशरा बीबी हैं। इस हवाले से अता तारड़ ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, उनके साथ मलिक अहमद भी थे, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द फरागोगी को पाकिस्तान ले आएंगे, उसके लिए रेड वारंट जारी करेंगे। और उनका कहना यह था कि फरागोगी पकड़ी गई तो बुशरा बीबी भी गिरफ़्तार हो जाएंगी। उन्होंने कहा इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है, लेकिन अगर गिरफ़्तार करना हो तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। उन्हें मंशियात के केस में किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। उसके जवाब में शहबाज गिल ने उन्हें कुछ जवाब दिया, वो भी आपको सुनाएंगे। और ये भी सुनाएंगे कि फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इमरान खान का जलसा, इस्लामाबाद का जलसा, परेड ग्राउंड का जलसा जो है, ऑडियो लीक करने वालों के मुंह पर तमांचा है। फिर हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से गुफ्तगू होगी। हायर एजुकेशन कमीशन में नई भर्तियां हो रही हैं, उन भर्तियों पे बहुत सारे सवालात उठाए गए थे, हमारे ही प्रोग्राम में उठाए गए थे। और जिन एक शख्सियत पर सवालात उठाए गए थे वो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगी दूसरे सेगमेंट में। और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा मसला है कि डॉक्टर वाकई कातिल हैं या मसीहा हैं। डॉक्टरों को शिकायत है कि मरीज़ों के साथ आने वाले लोग ठीक रवैया अख्तियार नहीं करते। मरीज़ों के साथ आने वाले जो लोग होते हैं उनका शिकवा ये होता है कि डॉक्टर उनके साथ तमीज़ से बात नहीं करते, उनके साथ बदतमीज़ी और फ़िरौनियत का रवैया पेश करते हैं। और अब बाज़ औक़ात अपने मोबाइलों पे मसरूफ़ होते हैं और मरीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते और मरीज़ मर जाते हैं। ऐसी ही एक डॉक्टर आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होगी, जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी और एक मरीज़ा मर गई, उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे का क्या बना, ये आपको सुनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा तो आप उस सारी सूरत हाल देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ूँ, आपको उस ऑडियो क्लिप का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाते हैं। पूरी नहीं सुनाएंगे, आपके दामन वक्त का भी एहसास है। थोड़ा सा एक टुकड़ा सुन लीजिए, फिर मज़हर बरलास साहब से तबसरा लेंगे। जी, ऑडियो सुनाइए। जी, आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है, ब्रांड है, ठीक है, ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। इसलिए मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। उस पे भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। जी, मज़हर बरलास साहब कहते हैं कि ये बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून हैं, लेकिन क्या अगर ये घरेलू खातून है तो इसका ये कैसे पूरी मीडिया की टीम को, ये जो है हेड को वो गाइड करती हैं? ये एक चीज़ सामने आई है, तो क्या वो हमेशा इस तरह करती हैं या ये इत्तेफाक ऐसा हुआ है? और दूसरा, आप ये भी बता सकते हैं, जैसे माजी में हमने ऑडियो सुनाई तो आपका मौक़िफ़ था कि ये ऑडियो जाली हैं, क्या आपके ख्याल में ये ऑडियो जाली है या असली है? अच्छा, एक तो आपने खुद ही फरमा दिया, मैं कभी भी ये जो ऑडियोज़ आती हैं ना, इनकी फेवर में नहीं रहा। दुरुस्त है। मैं कहता हूँ कि ये जो भी लोग अब तो बड़े आले हैं, हर एक के पास, प्राइवेट लोगों के पास भी टेप करके पेश कर देते हैं। ये एक नामुनासिब तरीका है। दुरुस्त है। अब इसको मुबैना तौर पर दुरुस्त मान लिया जाए तो ये गुफ्तगू गालिबन उस वक्त की है जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। ज़ाहिर है अलीम खान वगैरह छोड़ चुके हैं, सारा लग रहा है। जी, ये एक उन्होंने हदायत की कि भाई इनको, मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट शायद ज़्यादा बनते हैं, शायद मदरसों में इतने सर्टिफिकेट नहीं होते जितने ये गद्दारी के। और सियासी जमातें हमारी ये गद्दारी के बयानिए बनाने या गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें तो अच्छी बात है, मुनासिब बात है। इस ऑडियो को देख लें या इससे पहले जितनी ऑडियोज़ थीं,
अब आप उन ऑडियोज़ के जवाब में इनको पाकिस्तान की मोहब्बत के कटहरे में ले आए तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन सारी ऑडियोज़ में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं। दुरुस्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सियासतदान या उनके अहले खाना पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, अपने ज़ाती हवालों से या ज़ाती दोस्तों के हवाले से सोचते हैं। मज़हर अल्लाह साहब, एक सवाल करना चाहता हूँ आपको ताकि मज़ीद बेहतर अंदाज में बात करने का मौका मिले। इस ऑडियो के जवाब में फ़याज़ुल हसन चौहान ने आज कहा था कि इमरान का जलसा जो है वो असल में वीडियो लीक करने वालों के मुंह पे तमाचा है। एक तो मैंने ये पूछना है कि ये वीडियो कौन लीक करता है, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि अगर आपकी और मेरी कोई पर्सनल गुफ्तगू हम टेलीफोन पे कर रहे हों तो कोई तीसरा शख्स इंटरप्ट करके उसे रिकॉर्ड करे, उसे सुने और जब उसका दिल चाहे उसको पब्लिक कर दे? क्या पाकिस्तान का आइन कानून वो इस बात की भी इजाज़त देता है? ऐसी बात नहीं, कानूनन तो ये जुर्म है। अच्छा, जो भी करे। अब मसला ये है कि हम थाने जाते हैं, फर्ज करें, तो जिन्होंने जुर्म पकड़ना है उन्होंने टेप की होती है। सही, मेरी गुजारिश आप समझ गए हैं ना? सही सही सही। तो रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, दरख्वास्त की जा सकती है कि भाई किसी की भी ज़ाती गुफ्तगू हो तो टेप ना की जाए। यानी कानून का एहतराम सब पे लाजिम है। सब अगर पे पाकिस्तान लाज़िम है, किसी के कानून लिए का एहतराम करें। हाँ। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। ठीक होगा। अब मज़हर बाद अल्लाह में जो फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा, हाँ जी, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि थप्पड़ है या तमाचा है, लेकिन इतनी बात तो है कि इस्लामाबाद की तारीख में बहुत बड़ा जलसा हुआ। चले मैं ये भी आपसे बाद में पूछूंगा कि फ़याज़ुल हसन चौहान ये किसको कह रहा है कि तुम्हारे मुंह पर ये तमाचा है और वो कौन लोग हैं? ये मुझे तो कोई समझ नहीं आई क्योंकि कोई बड़ी अंदर की बात है, गहरी बात है। लेकिन मैं आपको अता तारड़ का एक जुमला सुनाता हूँ। उनकी आज गुफ्तगू जो थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मलिक अहमद के साथ मिलके, क्या कहा वो दो चार जुमले सुन लीजिए, फिर बर्रास साहब से राय लेते हैं आपके क्या कहते हैं। अगर तो खान साहब को पकड़ना हो तो मंशियात बहुत आम वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है। देखें, ये ढकी छुपी बात नहीं है। वो अगर पकड़ने की नीयत हो ना, और वो जेल जाने से भी इसलिए डरते हैं क्योंकि वो मंशियात के आदी हैं। ये मैं पब्लिक डिस्कोर्स आज ओपन करना चाहता हूं। क्यों हम छुप छुप के ये कमरे में बातें करते हैं खान साहब की मंशियात पे? मुझे बताएं। खान साहब को भी गिरफ्तार करने का कोई इरादा, कोई प्लान नहीं है, डरा वो हुआ है। मगर अगर गिरफ्तार करना हो ना, इतनी सी कोकेन वहां पे मौजूद, इतनी सी भी पकड़ ले तो ये बहुत लंबे अरसे के लिए जेल जाएगा। अच्छा मज़हर अल्लाह साहब, आपका भी इमरान खान से बड़ा लेना देना रहा है, तो एक तो आप अपना तजर्बा भी बता दें कि क्या वहाँ इमरान खान वाकई मंशियात जो इस्तेमाल करते हैं, कोकेन लेते हैं, चर्स पीते हैं? उन्होंने ये चर्स की भी बात की थी। दूसरा, एक इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट एक तरह की दे दी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये शामिल है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट तो गिरफ्तार करना चाहती थी, किसी और की पॉलिसी होगी कि गिरफ्तार नहीं करना चाहते। सही। दूसरा, ये साहब जिनकी गुफ्तगू सुनाई है, इन पे पता नहीं घर वाले भी इतबार करते हैं या नहीं। गुजारिश ये है कि अगर मैंने तो इमरान खान को कभी मंशियात इस्तेमाल करते नहीं देखा। सही। मैंने तो ये देखा है कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बैठे हैं, अगर नमाज का वक्त हो गया तो वो जा नमाज लेके, वो किसी को कुछ ये भी नहीं कहेगा कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। सही। वो जा नमाज उठाएगा या कोने में जाके अपने नमाज यानी वो पढ़ेगा। मंशियात बिल्कुल कतन इस्तेमाल ही नहीं करते। मैं ये देखिए, मैं किसी की गवाही नहीं देता अच्छा, कि सही कोई करता है या नहीं। सही। अलबत्ता मुझे ये पता है कि इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए बहुत से लोग मंशियात फरोश हैं, सही, या उनके भाई या उनके कज़न या मुख्तलिफ लोग। सही। तो भाई मेरे, ये ज़ातियात का किस्सा ना ही छेड़ें, फिर बहुत सी बातें आ जाएंगी, सही है। बहुत से ऐसे स्कैंडल सामने आ जाएंगे। उनके पास भी वीडियोज़ हैं 3-4, वो पता नहीं क्यों रोकी हुई हैं। सही, उनके पास ठीक भी है, वीडियो है। उनके पास भी इन लोगों की ऐसी वीडियोज़ हैं कि सर शर्म से झुक जाए। मैं तो दरख्वास्त करता हूं कि भाई ऐसी बातों से गुरेज करें, ना करें ज़ाती हमले। आप सियासत करते हैं, सियासत करें, सियासत ही करनी चाहिए। और ये बयानियाँ जो है, जैसे एक पीटीआई बयानियाँ और बना रही है कि जी धांधली होगी, ठीक है, तो
भाई आप सियासत करें, आप धांधली पेशगोइयाँ ना करें पेशगोइयाँ पहले ही ना इस तरह के, करें। ताकि लोगों का एतबार जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा है। मज़ीद एतबार ना तोड़ें और पेशगोइयों की बजाय और एक दूसरे के घरों में झांकने की बजाय, एक दूसरे की पर्सनल गुफ्तगू को देखने की बजाय, उनको लीक करने की बजाय, क्या गंदी और बद अखलाक किस्म की बात आ गई है, उस पर गुरेज करना चाहिए। और ये भी बात कोई अच्छी नहीं है कि कोई पर्दे में बैठ के ये कहे कि ये उसको गद्दार बना दो, उसके लिए गद्दारी का बयानिया चलाओ, गद्दारी का झूठ चलाओ। इस मुल्क के सब जो इस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारा ईमान है कि वो सारे ही वफ़ादार हैं इस मुल्क के, इस धरती के, इसकी मट्टी के। कोई इक्का दुक्का अगर कोई गद्दार हैं तो उनको साबित करिए और उनको लटका दीजिए। कौम आपके साथ है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जो सियासी तहलका मचा हुआ है, एक वीडियो ऑडियो आने के बाद बुशरा बीबी के। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये है, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं हायर एजुकेशन कमीशन के साबिक चेयरमैन जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि HEC में नया चेयरमैन कौन आ रहा है? आजकल बड़े चर्चे हैं सर। कम से कम जो स्पेकुलेशन आ रही है वो पता नहीं, अभी तो सर्च कमेटी ने शायद नाम भेज दिए हैं या भेजने हैं। तो 141 कैंडिडेट थे, 72 लोगों का इंटरव्यू हुआ है और वो जो टॉप 5 नाम टॉप पे आ रहे हैं, शायद उसमें मेरा नाम नहीं है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कौन आ रहा है। जो भी आएगा अच्छा बंदा होना चाहिए मुल्क के लिए। सही, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें, इसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपके हवाले से बड़ी चीज़ें ख़बरों का मौजू रहीं, बड़ी बातें होती रहीं, बल्कि जिस पे सबसे ज़्यादा आपके मुखालिफिन तनकीद करते हैं वहीं से बात शुरू करते हैं कि जनाब डॉक्टर मुख्तार साहब साबिक चेयरमैन HEC प्लेजरिज्म में पाए गए, फ़लाँ कमेटी ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। ये असल किस्सा क्या है? एम्बेजलमेंट भी हुई। हाँ, एम्बेजलमेंट भी हुई है, ये भी हुआ। हमें तो ये लगता है कि आप माफ़ करना, आप HEC लूट के खा गए हैं। मैंने कहा HEC का क्रिमिनल आदमी। हाँ जी, हाँ जी, आपने कहा जी क्यों बताइए। असल में भाई ये मसला ये है कि पिछले कुछ चंद दिन पहले मुझे किसी ने रिकॉर्डिंग भी भेजी, मेरे एक दोस्त हैं, टीम थे यूनिवर्सिटी के, कि जी इस तरह अभी की प्रोग्राम में शायद एक अखबार के नुमाइंदों ने ये प्रोग्राम किया। अच्छा। तो मैं सच्ची बात है इन चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि ये जो टिपिकल अखबार के साथी थे, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने तो बड़े खुले दिल से मेरे नाम लिए, लेकिन मैं नाम भी नहीं लेना चाहता जो भी है। तो मैंने कभी उनकी अखबार को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। हालांकि उस अखबार के जो एडिटर हैं वो मेरे अजीज भी लगते हैं इनडायरेक्टली, उनको शायद पता भी नहीं है। तो मैंने कभी उन तक अप्रोच भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की। यार करें, किसी का रिज़्क लगा हुआ लगा रहे। इशू ये है जब कि आप देखें 141 लोग कैंडिडेट हैं और उस शरीफ आदमी ने शायद आपसे किसी को सिफारिश करा के आपके टॉप पे उस प्रोग्राम में बैठा होगा। तो इसका मतलब है मैंने कोई अच्छे काम किए हैं तभी मैं बहुत ही मशहूर भी हूँ। ठीक है ना जी। अब आते हैं कि मेरे पे क्या क्या इल्जाम लगे थे, मैं इसलिए जवाब दूंगा, उसको बाद बता रहा हूँ मैं जवाब। उन्होंने सबसे पहला इल्जाम, जैसे आपने कहा कि मेरे पे इल्जाम है कि मैंने प्लेजरिज्म की है जी, तो और उन्होंने बड़े दावे से आपके टीवी पर प्रोग्राम में बैठ गया जी कि प्रूफ प्लेजरिज्म है। तो जरा मुझे उनसे कहना था, यार भाई वो बताओ किधर प्रूफ प्लेजरिज्म है। मैंने कोई प्लेजरिज्म नहीं की। मैंने प्लेजरिस्ट को पकड़ा है जरूर, मैंने अपने बास को नहीं छोड़ा, मैंने अपने सबॉर्डिनेट को नहीं छोड़ा, जिसका भी केस आया मैंने अपने भाइयों जैसे दोस्त को नहीं छोड़ा। मैंने कहा जी मेरिट पिक पड़े। जब उनको, आपको पता है जब आप हक पे बात करें तो फिर लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो अल्लाह खुश रखे। इस हवाले से जब भी कोई पोस्ट आती है, जब भी कहीं मैं इंटरव्यू देता हूं, तो मेरे ये सारे साथी इकट्ठे होकर फिर एक कैंपेन चलाते हैं कि यार ये फिर आ गया तो मुसीबत डाल देगा। तो क्योंकि मैंने सबको टफ टाइम दिया था, इस पे मानना चाहिए, मैंने मेरिट पे काम किया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट भी की। जी, जिसको उर्दू में आम नाजरीन को समझाने के लिए कहूंगा, आपने बहुत माली तौर पर बहुत लूट मार किया। अच्छा, ये भी जो है ना, उस हजरत ने यही कहा जी कि उनका अप्रूव हुआ है। ठीक है। अब देखें आजकल तो पाकिस्तान में कल्चर क्या है सर, वो जो जितना कोई लुच्चा उतना उच्चा तो आराम से सेट बैठेगा। शरीफ आदमी को आप 2 बातें कर दें उसके लिए मौत हो जाती है। सही है। जो बच्चियों वाले, बहनों वाले, इज्जतों वाले लोगों के लिए, वो तो इसीलिए
इस किस्म के डिबेट में आते ही नहीं। सही है। तो मैं भी नहीं कभी इस तरह के इशू पे कभी कमेंट करता कि यार करने दो, इनकी नौकरी लगी हुई है। सही। भाई मैं, आपको भी पता है तो अली साहब, रिजवी साहब, अपना बरलास साहब के मैं 100 जब मैंने HEC छोड़ा तो उस वक्त 119 बिलियन का बजट था मेरे पास। सही। जी जी। आए थे तो कितना था? 48 बिलियन। 2013 में जब मैं आया था 48 बिलियन था, और छोड़ा तो 119 बिलियन। 2018 में जब मैं छोड़ा तो 119 बिलियन था। अच्छा। तो अभी आज भी उससे कम है, 100 कुछ बिलियन है। अच्छा। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा मदद की, और कभी अपनी जात के लिए नहीं, इदारों के लिए सोचा, मुल्क के लिए सोचा। तो अगर एम्बेजलमेंट करनी होती तो भाई लोग मुझे कहते थे ये पागल है, सोने की कान पे बैठा है लेकिन करता कुछ नहीं। सही। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने उस तरफ कभी मुझे अल्लाह कलाल से इतना देता है, मेरी माँ की दुआओं के सदके। तो मुझे ये फाइनेंशियल, मेरे दुश्मन भी कभी नहीं कहेंगे कि मैंने कभी कोई फाइनेंशियल है इस तरह की ज्यादती की है। वो ये जरूर कहेंगे कि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं गलत काम नहीं करने देता, लेकिन ये कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि मैंने कभी एम्बेजलमेंट की है, कभी मैंने कोई फ्रॉड किया है, कभी मैंने गलत काम किया है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। और एक और केस जो उन्होंने बड़ा, जिसकी वजह से मैं आज आपको मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैं अपना रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। उन्होंने एक नैब की पुरानी 2014 के इशू में एक नैब का कोई लेटर आपको दिखाया कि 3 बंदों के खिलाफ नैब में केस है। सही। ठीक है। और वो ये उस वक्त की बात है बरलास साहब, जब चेयरमैन HEC की 2018 में दोबारा अपॉइंटमेंट होनी थी, तो जब इनको कहीं से मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो इन्होंने एक लेटर लिख दिया नैब को कि जी डॉक्टर मुख्तार की पिछली अपॉइंटमेंट मियां साहब के दौर में जो हुई थी वो गलत हुई थी। हालांकि आपको भी पता है कि मेरे खिलाफ को वारंटो 3-4 हुए, कोर्ट ने मुझे कहा जी नहीं जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है मेरे पास कि जी इनकी अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है, ठीक हुई है। ठीक है। लेकिन उन्होंने एक लेटर भेज दिया नैब को, और सर्च कमेटी के जरिए लेटर भिजवाया गया कि ये 6 लोग जो शॉर्टलिस्ट हुए इनके बारे में कोई केस तो नहीं है। ठीक है। और वो भी मेहरबान थी, ये प्लांटेड चीज थी बेसिकली। जिस तरह मेरे पास अब लेटर कोई नहीं था, अमेरिका से आया हुआ कि मैं भी लह रहा था कि जी मेरे खिलाफ वो हो गई है। सही है। तो मेरे खिलाफ जी मसला हो गया, साजिश हो गई। जी हाँ। तो उन्होंने नैब ने लिख के भेजा जी कि ये 3 बंदे हैं, डॉक्टर इकरार साहब का नाम था, मेरा था, डॉक्टर ताहिर अमीन साहब मरूम का। सही। कि जी मेरे बारे में उन्होंने लिखा था इनके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है वेरिफिकेशन की। ठीक है। और इसी तरह ताहिर अमीन साहब के बारे में भी, और इस तरह इकरार साहब के बारे में इसी तरह कोई चीज लिखी हुई थी। सही। और जिसके बेस पे सर्च कमेटी ने हमारे नाम ड्रॉप कर दिए। मैंने कहा ये अल्लाह की मर्जी है। मुझे बड़े लोगों ने कहा कोर्ट जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाता अपने इदारे के खिलाफ। सही है। तो मैंने छोड़ दिया। सही। मैंने आज आने का मकसद ये है कि भाई उन्होंने उस दिन भी डॉक्टर ताहिर अमीन का जिक्र किया जिनकी फोत हुए भी 3 साल हो गए हैं। 2019 में उनकी वफात हुई थी जब वो BZU के वाइस चांसलर थे। अच्छा। और मुझे सख्त तकलीफ हुई कि यार उसके बच्चों पे क्या बीतती होगी, उसकी घर वालों पे क्या बीतती होगी, उसका हमारे भाई जैसा वो भाई था, हमें दुख हुआ है तो लोगों पे क्या दुख होगा। जालिम बच्चों को सोचना चाहिए कि मुनाफिकत में या किसी की दोस्ती दबाने के लिए या किसी को बुरा साबित करने के लिए यार अपना होमवर्क तो कराया करो। और मेरा ख्याल है आपकी अपनी भी आपने उनको बंदों से कहे जो आपके टॉप मैनेजमेंट है कि भाई ये चीजें वेरीफाई कर लिया करें, वो जो कह रहे हैं आपके टीवी में बैठ। नहीं, उस पे हमारी माजरत चाहते हैं। नहीं, अगर वाकई हमें एक भी किसी मरहूम शख्स के खिलाफ बात हुई है तो हम बिल्कुल उनसे, आपसे, उनके अहले खाना से माजरत के तलबगार हैं। भाई 2019 में उनकी डेथ है, अभी भी उनका नाम लिखे उधर सामने लिखा आ जाएगा, मैं इस पे गूगल पे जी उनकी डेथ 2019 में हुई है। सही है। तो इससे मुझे तकलीफ हुई है। तो ये बेसिकली नैब के जो इशू कहते हैं ना, नैब ज़्यादा है। वैसे आजकल पाकिस्तान में नैब ज़्यादा को ज्यादा अहमियत दी जाती है उसको। चले बड़ी मजे की बात की कि बड़े कोई कम ही होगा जो प्रोमिनेंट आदमी और नैब ज्यादा ना हो। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि गली गली में यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं और हमने देखा कि तालीम की तिजारत रातों रात लोगों को अरबपति बना देती है। इसमें HEC के किरदार को आप क्या देखते हैं? आप भी साबिक एक्स चेयरमैन हैं और मुस्तकबिल में भी अल्लाह करे आप हो जाए, आप कह रहे हैं टॉप 5 में नहीं है, लेकिन क्या पता अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, वो देखें क्या। लेकिन मैंने जो उस वक्त बात की थी ना कि मेरा कंसर्न बिल्कुल है जी। मैंने सेक्टर में अपने जिंदगी के 33 साल भी हुए, मैंने सारी उम्र एजुकेशन में काम किया है। और HEC में 13 साल मैंने काम किया हुआ टॉप 3 पोजीशन पे, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ इट। अच्छा, मसला ये है जी कि देखें मेरा सबसे बड़ा जुर्म था कि मेरा तो यही तो जुर्म था सर कि मैंने 250 कैंपस बंद कराए थे। मैंने लोगों की यूनिवर्सिटियां रोक दी थी बहुत सारी, जिन्होंने डिग्रियां बांट रहे थे या जली डिग्रियां दे रहे थे। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम बंद कराए थे। जिस मतलब है ये मेरा सबसे बड़ा, जिसको लोग कहते हैं कसूर, जबकि मैं समझता हूँ मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने गलत काम रोका एजुकेशन के अंदर। जहां तक आपका सवाल है कि गली कूच, डॉक्टर साहब गुजारिश ये है
इसका मतलब ये हुआ कि वो माफिया जो था वो आपके खिलाफ हो गया। वो अभी भी है सर। ये जो बंदा आया था, ये तो किसी, आपका क्या ख्याल है इसका, मेरे से क्या इंटरेस्ट हो सकता है? अच्छा चले बंदे को छोड़े सर, आप बात कर रहे थे उस पे। मैं बात कर रहा था कि गली कूचों में यूनिवर्सिटियां सर, अभी भी पाकिस्तान में जो टर्शरी एजुकेशन रेट है ना, कि जो 16 साल से लेकर 23 साल तक के बच्चियों को यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, वो 10% हार्डली बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी 100 में से 90 बच्चों को अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी गिदड़ सिंगी होती है, वो कितने पैसे दे के लोग यूनिवर्सिटियों के कैंपस बना लेते हैं, कोठी किराए पे ली, कैंपस बना लिया, लूटमार शुरू कर दी। ये गलत है ना। हाँ जी, इसी को रोकना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट भेजी थी उस वक्त भी, अभी भी, कि खुदारा बेजा यूनिवर्सिटियां इस तरह ना बनाए, देखें जहां पे नहीं है वहां पे छोटा कैंपस शुरू करें। और उसमें नेचुरली जब आपने देखा होगा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप गवर्नमेंट ने इनिशिएट की, गुड आइडिया था, लेकिन उसको इतना एक्सप्लॉइट किया गया, जैसा आप 10-10 मरले की कोठियों में कैंपस दे दिए गए। एक यूनिवर्सिटी जिसकी अपनी उम्र 10 साल थी, उसने 800 से ज्यादा कैंपसेस अफिलिएट कर लिए। ये नेचुरली, ये देखे ना, सूबों का कंट्रोल है उनके ऊपर। एचईसी ने भी रोल अपना प्ले किया, हमने बड़ी सख्ती कर दी थी, इवन हमने बड़ी यूनिवर्सिटियों को नहीं बख्शा, जिसकी वजह से ये सारा माफिया इकट्ठा हुआ। सही है। उन्होंने पैसे पूल किए और मेरे खिलाफ सारी कंप्लेन चलाई, विच इज ओके, आई नेवर कंप्लेन दैट। तो बेसिकली यूनिवर्सिटियां चाहिए, लेकिन क्वालिटी इस वक्त भी आज पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में अगर कोई मसला है भाई मेरे, तो वो दो हैं, क्वालिटी एंड गवर्नेंस यूनिवर्सिटियों में। बाकी इदारों की बात नहीं करूंगा, लेकिन फाइनेंशियल इशू को हम कहते हैं वो इशू है, लेकिन इस वक्त तो बंदा गुजारा कर सकता है। लेकिन ये दो बड़े चैलेंजेस हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, साबिक चेयरमैन एचईसी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना, ये डॉक्टर मुख्तार साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने बताया उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, मीडिया पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आए, बल्कि हमारे प्रोग्राम में भी उन पर काफ़ी इल्ज़ामात और उसके अलावा भी कुछ बातें की गई थी। उस हवाले से उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की। असल सूरत हाल क्या है आपने पहला प्रोग्राम भी देखा, आज भी देखा, इसका जायज़ा और फैसला आप खुद कीजिएगा। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले तालीम के हवाले से बात कर रहे थे, तालीम के मसाइल पे बात कर रहे थे और तालीम की तिजारत पे बात कर रहे थे। अभी ब्रेक के बाद इस सेगमेंट में सेहत पे बात करेंगे कि सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। मुल्क में बहुत सारे लोग सेहत के मसाइल से दो चार हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा समाजी मसला ये है कि आम लोगों को, ख़ास तौर पर मरीज़ों के साथ जो लोग होते हैं, उनको डॉक्टर से बहुत ज़्यादा शिकवा रहता है। वो कहते हैं डॉक्टर तवज्जो नहीं देते, डॉक्टर तकब्बुर का मुजाहरा करते हैं, और जो बड़े डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर्स लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो तो उनके छोटे छोटे शागिर्द जो है सिर्फ वो ट्रीट करते हैं, वो तो बिल्कुल मिलते ही नहीं हैं। ये है एक आवाम का शिकवा। दूसरी तरफ डॉक्टर्स का शिकवा ये है कि जो लोग साथ आते हैं वो परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, हाइपर होते हैं, जज्बाती होते हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं डॉक्टर्स के साथ। और हम बहुत सारी चीज़ें अपने रिपोर्ट भी करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने ख़बरों में, कि फ़लाँ हस्पताल में तोड़ फोड़ हो गई, फ़लाँ में डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी हो गई, फ़लाँ में नर्स के साथ बदतमीज़ी हो गई। इसी तरह की सूरत हाल का शिकार होने वाली है खातून डॉक्टर, सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर हैं, गायनी में अपना एक नाम, मकाम और रुतबा रखती हैं। हज़ारों की तादाद में उनकी मुल्क भर में शागिर्दें मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिरा बतूल साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिरा बतूल साहिबा, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आप भी इसी तरह का, हमने जो बात की उस तरह का शिकार हुई। शिकायत डॉक्टर्स की भी हैं, शिकायत मरीज़ों के साथ लोग जो होते हैं उनकी भी हैं। मरीज़ तो बेचारा अपनी इस कैफियत में नहीं होता कि वो खुद बेचारा शिकायत करे, उसके साथ जो लोग होते हैं उनकी भी शिकायत है। आपके हवाले से भी एक ऐसी शिकायत पैदा हुई, एक आपके हाथों मरी या नहीं मरी कोई खातून मारी गई ऑपरेशन के दौरान, मैं पूरा सवाल पूरा होने दें। उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया कत्ल का। हम तो ये समझते हैं कि कोई डॉक्टर जानबूझकर तो इस तरह नहीं कर सकता। ये मसला क्या था? फिर आपके अपने डिपार्टमेंट ने भी उसको आपके खिलाफ इंक्वायरी की, वजूहात क्या है? वो तो एक लंबा सिलसिला है, बहुत पुराना, और वो भी मेरी रिटायरमेंट के बाद हुआ। मेरी जो सर्विसेज हैं एज ए डॉक्टर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इस मुल्क के लिए पिछले 35 साल हैं, और उस 35 साल में कभी मेरे से कभी कोई ऐसी कोताही नहीं हुई।
बाकी जो आप कह रहे थे कि रिश्तेदारों को आते हैं तो उनको कहते हैं कि डॉक्टर बदतमीज है या डॉक्टर तवज्जो नहीं देता, एक्चुअली ये एक बड़ा लंबा मसला है और इसकी वजह यह है कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट में या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी डिमांड ज्यादा है, आपकी प्रोविजन कम है। जब आपकी सर्विसेज कम होंगी और आपको मांगने वाले ज्यादा होंगे तो ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो समझेंगे कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है। और फिर ये होता है कि जब डॉक्टर के पास एक ए ग्रेड सीरियस चीज है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, तो उस ए ग्रेड पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, डी बी सी। लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि मुझे सबसे पहले आ जाए। वो अलग इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, मॉरल इश्यूज हैं। लेकिन डॉक्टर जो बनता है वो एक प्लेज लेके बनता है कि मैं कौम आवाम की खिदमत करूंगा। और ये प्लेज जब वो MBBS करते हैं तो उनसे ये लिया जाता है, जैसे ओथ ली जाती है। जैसे हर जो महकमा है या अदारा है जो लोगों की फलाहत के लिए काम करता है, उनसे एक ओथ ली जाती है। जजेस ओथ देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ओथ देता है। इस तरह हर डॉक्टर अपने अदारे से, कॉलेज से एक ओथ लेकर निकलता है और आई एम 100% श्योर कि वो ओथ को हमेशा ऑनर करता है। कोई डॉक्टर कभी ये नहीं चाहेगा कि वो उसका मरीज मर जाए या उसका मरीज ठीक ना हो या उसका मरीज सेप्टिक हो जाए या उसका मरीज निगलेक्ट हो जाए, क्योंकि मरीज डॉक्टर का ऑनर है। मरीज ठीक होगा तो डॉक्टर होगा, ठीक है। मरीज ठीक नहीं होगा तो डॉक्टर भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक गुजारिश है, जो आपने बात की, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में पिछले 35-40 साल में जो हुकूमतें आईं उन्होंने आबादी के एतबार से हॉस्पिटल नहीं बनाए, हॉस्पिटल ज़्यादा बनने चाहिए थे। नंबर 2 मेरा सवाल है कि यूरोप में, इवन इंडिया में, जो मरीज़ है उसके साथ आने वाले लोग हॉस्पिटल में इंटर नहीं होते, वार्ड्स में नहीं जाते, वो नर्सिंग स्टाफ ही सारा कुछ करता है। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सका? मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों नहीं होता। हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो हमारी पॉपुलेशन है इसकी डिवीजन बहुत ज्यादा है। इसकी 3-4 कैटेगरीज में डिवीजन है। एक तो हॉस्पिटल में अप्रोच होती है अर्बन लोगों की ज्यादा, रूरल एरिया आएगा तो उनमें इतनी एजुकेशन नहीं होगी, वो बेचारे डरे हुए बाहर धूप में सड़ते रहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। कुछ आपने देखा होगा पिम्स के लॉनों में कितने लोग बैठे होते हैं, धूप में सड़े होते हैं। लेकिन जो अमीर तबका होगा वो अंदर भी जाएगा, वो मिसबिहेव भी करेगा, वो करप्शन भी करेगा, फिर वो कहेगा मेरे मरीज को सबसे पहले देखो। तो हमारे यहाँ ये जो है ना डिवीजन दर्जों की, ये बहुत ज्यादा खराबी पैदा करती है। खैर ये बड़ी लंबी बहस है, अगर आप मुझे किसी पॉलिटिकल उसमें बुलाएं तो मैं आपको बताऊं। दूसरी बात ये है कि हेल्थ ऊपर से ये नीचे भेजने की कोशिश करते हैं। चले आप अपने इशू पे आ जाए। देखिए हम ओवरऑल बहुत मसाइल हैं। आपको एक तो मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप बाइज्जत बरी हो गई एक बहुत बड़े मुकदमे से, आपने 7 बरस बड़ा झीला उसको। थोड़ी सी उस हवाले से बात करें कि वो क्या। अलवी साहब मैं उस हवाले से आपको बताती हूँ। ये एक मुकदमा कत्ल का मेरे पे दर्ज हुआ था और ये 2017-18 में दर्ज हुआ था। FIR कटी थी कि डॉक्टर साहब और कोई 2-5 और डॉक्टर थे, इन्होंने हमारी पेशेंट को मार दिए। सही। अब इस मुकदमे को पहले हॉस्पिटल में भी किया गया एड्रेस, इसको PMDC में भी किया गया एड्रेस, और इसको इतनी गलत तरीके से हैंडल किया गया और फिर इसकी FIR भी कट गई। उस बंदे ने जाके FIR भी कटवा दी। उसने सिर्फ FIR नहीं कटवाई, उसने बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर पोस्टमार्टम के आर्मी चीफ को लिखा, हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा, कंज्यूमर कोर्ट को लिखा, ह्यूमन राइट्स को लिखा और फिर उसने बैनर छपवा दिए। लेकिन देखें जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है ना, और फिर उसने ब्लैकमेल किया कि मुझे 2 करोड़ दो तो मैं ये सारी चीजें वापस करता हूँ। अच्छा। लेकिन इसमें किसी अदारे ने, जो कि डॉक्टर्स के डॉक्टर एक अकेला क्या चीज है, सही, एक उसका इंस्टीट्यूशन होता है जहां वो सर्व करता है, सही है, और एक PMDC है जो एक लीगल हैसियत रखती है डॉक्टरों के लिए। सही। दोनों अदारों की नाअहली और जो उन्होंने जिस तरीके से इस मैटर को हैंडल किया गया उसकी वजह से FIR कटी। FIR कभी कट ही नहीं सकती थी, है ही नहीं था उसमें कुछ भी। लेकिन PMDC ने जिस तरह से इसको हैंडल किया, इसने अपने ही रूल्स और रेगुलेशन को डिसओबे किया। सही। तो एक अदारा जो अपने ही रूल और रेगुलेशंस का पास नहीं करता वो क्वेश्चनेबल है, उसका वजूद क्वेश्चनेबल है। उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये और बिहेवियर की वजह से ये FIR कटी, ये कट ही नहीं सकती थी। और इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन डॉक्टर किधर जाएगा। सही है। लकीली मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैकमेल हुआ और उनका इतने पैसे दे दो, इतने मैंने पैसे नहीं दूंगी, मुझे मेरा गलती बताई जाए। और ये मैंने 8 दफा
10 दफा मैंने पीएमडीसी को लिखा कि मुझे गलती बताई जाए, सही, कोई जवाब ही नहीं है। फिर मुझे सब घर वालों ने कहा, सारी फ्रेंड्स ने कहा कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, पैसे तो देने ही नहीं है। पैसे देने का मतलब है आप गिल्टी हैं, आप करप्ट हैं, बिल्कुल सही। आप करप्ट मुआशरे का एक हिस्सा है। मैंने कहा पैसे नहीं देने, इसको लड़ना है। मैं देखूंगी कि मेरी जुडिशरी जो है वो क्या करती है। तो ये मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट में लड़ा गया। और मजे की बात यह थी कि अगर मेरी वहां पे 10 हाजिरियां तो उस बंदे की जिसने कंप्लेंट की थी उसकी 3 हाजिरियां। सही, 7 टाइम्स वो कोर्ट में आता ही नहीं था। इसके इतना लंबे होने की वजह ये है। सही। फिर मैंने ये किया, सबके मना करने के बावजूद मैंने अपनी लॉयर से कहा तुम इसका कोई तरीका नहीं है कि इसको हम पास करें। उसने कहा हाई कोर्ट से डायरेक्टिव लेना पड़ेगा। चलो जी, हाई कोर्ट से डायरेक्टिव लिया। उस पर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा, ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है जल्दी करने की, चलने दो, ये तो चलते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, सच और झूठ का फैसला होना चाहिए। गुड। जो जी डायरेक्टिव आया, डायरेक्टिव में उन्होंने लिखा कि 3 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला करें। सही। उस शख्स की वजह से ये 3 की बजाय 8 महीने में फैसला हुआ। अच्छा। और इस फैसले के दौरान भी 2 जज बदले गए। लेकिन मैं इतनी प्राउड हूँ अपनी जुडिशरी की, और मैं इतनी प्राउड हूँ अपने कॉन्फिडेंस पे, और मैं इतनी खुश हूँ इस फैसले के ऊपर कि अगर किसी के हाथ में वो फैसला जाए और उसका पैराग्राफ नंबर 23 से लेके 27 तक पढ़े आप उसको, मैंने उसको बड़ा एक एक लफ्ज पढ़ा है। इतना कमाल का फैसला है, इतना कमाल का क्रिटिसिज्म है, इतनी कमाल की डिवीजन है। मैं हैरान हूँ कि पीएमडीसी कौन सा लीगल इंस्टीट्यूशन बना के बैठी हुई है। ये जो काम था ये पीएमडीसी का था। बिल्कुल सही। ये पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का था। बिल्कुल सही। ये उन्होंने कुछ नहीं किया इस सिलसिले में। जज साहब ने इतना खूबसूरत फैसला, हालांकि कोर्ट में मैं गई, मैंने तो पाकिस्तान की कोर्ट को इतनी अच्छी तरह से देख ली है कि मैं इतनी खुश होती हूँ कि ये सारे लीडर जाते हैं तो हमारे जाने में क्या हर्ज है। और मेरी सारे डॉक्टर्स से ये है रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच पे हैं तो कभी ना डरें, और कभी ये ना सोचें कि कोर्ट में लोग पैसे नहीं। लेके आपके डॉक्टर साहब, आपके इस इक़दाम से डॉक्टरों को हौसला भी हुआ, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक हाई फाई केस था, इस्लामाबाद का हाई फाई केस था, तो पूरे मुल्क के डॉक्टरों को हौसला तो मिला आपके। मैं उनको हौसला दूंगी आपकी वसातत से कि बिल्कुल ना डरें, और कोर्ट में जाने से भी ना डरें। डॉक्टर साहब, आप जज साहब की तारीफ कर रही हैं, जज साहब का नाम भी मेंशन कर दें। हम बड़े क्रिटिसाइज करते हैं अदलिया को, तो जो जज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए मीडिया के फोरम से। मेरा ख्याल है ये जज साहब अपनी मिसाल आप हैं। उनका नाम क्या है? मोहम्मद इनामुल्लाह। अच्छा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 वेस्ट इस्लामाबाद। आई थिंक वो कमाल का, उन्होंने इसका जो सारा केस पढ़ा है उन्होंने 6 सालों पे मुहित, और उसकी जो उन्होंने समरी बनाई है और उन्होंने जो उसको लिखा है और जो जिस तरह से एक एक लाइन उन्होंने डिस्कस की है, मैं हैरान रह गई। बहुत अच्छे। इतना मेहनत करनी पड़ती है इससे जुडिशरी में कोई भी फैसला करने से पहले। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। एक चीज़ और बता दें, ये तो आपका केस था और जाहिर है कि आप एक्सपर्ट हैं, आपको आजमाया गया है, हज़ारों, आपने कितने 35 साल तजर्बा है आपका। लेकिन हम कुछ खबरें हमारे पास आती हैं बाज़ जगहों में, मसलन अगले दिन एक खबर आई सिंध में, वो बच्चा पेट में रह गया और सर जो है उसका काट दिया गया। कभी कैंची अंदर रह जाती है, कभी तौलिया अंदर रह जाता है, कभी टिश्यू अंदर रह जाता है। ये जो इस तरह के वाक़यात हैं, इनकी क्या वजूहत है? पहले जो भी वाक़े इस तरह के फैले ना, पहले इसको आपने डिटेल में डिस्कस करना होता है। देखा, बच्चा पेट में नहीं रह सकता और सर काटा नहीं जा सकता। अच्छा। अनलेस वो सबसे लीवर के साथ ना आई हो। पेशेंट अगर दाइयों से हैंडल होकर आई है, और ये आपकी एंटीनेटल केयर पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ डिलीवरी हुई, किसने उसको देखा, कितनी लंबी लेबर थी, इसके पीछे पूरी कहानी होती है 24 घंटे की। और ऐसी पेट में रहना यही है ना, बाकी इतनी लोड शेडिंग होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है, पाकिस्तान में नेचुरल डिलीवरी की तरफ लोग कम जाते हैं, हमारे डॉक्टर जो है सजीरियन की तरफ चले जाते हैं, ये एक बड़ा मसला है। इंग्लैंड में ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये 1 मिनट में इसका जरा जल्दी बता दीजिए, हम वापस जा रहे हैं। ये डॉक्टर कभी भी सजेरियन की तरफ नहीं जाएगा। बात यह है कि जितनी आप पे अल्ट्रासाउंड है, जितनी आपकी मोडेलिटीज है इन्वेस्टिगेशन वाली, वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। बच्चे में पानी कम है, बच्चे की गर्दन में कॉर्ड है, बच्चा ब्रीच है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को लेबर नहीं दे सकते, बजाय उस बच्चे को लेबर में मारने के उसको इलेक्टिव डिलीवर करके जिंदा रहने का चांस दो। और कोई भी सजेरियन कंसेंट के बगैर नहीं होता, और कोई भी सजेरियन डिस्कशन के बगैर नहीं होता। आप ये बात याद रखें जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तहरा बतूल साहिबा, माहिर अमराज ख़वातीन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, तमाम पहलुओं का अहाता करने की कोशिश की है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।